पति और पत्नी का रिश्ता जो टोटली भरोसा और विश्वास पर टिका होता है, और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह कर देता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हो जाती है बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर की। मुंबई का एक थाना पड़ता है पंतनगर, और इसी पंतनगर का एक इलाका आता है सहकार नगर, और इसी सहकार नगर इलाके का रहने वाला नीरज ठाकुर। नीरज जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। नीरज के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। नीरज की पत्नी का नाम है रूबी, जिसकी उम्र है 32 साल। नीरज जो इसी सहकार नगर में स्थित एक सुलभ शौचालय में कर्मचारी की नौकरी करता है। एक ऐसा शौचालय जो सरकार के द्वारा समाज के लिए बनाया गया है। इसी शौचालय के टेरिस पे कई सारे कमरे बने हैं। इन्हीं कमरों में नीरज अपने परिवार के साथ रहता है। बात कर रहा हूँ मैं 12 मार्च की सुबह सुबह। नीरज अपने घर से तो निकलता है, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। सुबह से शाम हो जाती है। रूबी कई बार अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन नीरज का मोबाइल कभी ऑन ही नहीं होता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। इधर अगली सुबह तक भी नीरज जब घर पे वापस नहीं आता है, सुबह सुबह ही रूबी इसी पंतनगर थाने में जाती है और अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। साथ ही इस बात की जानकारी अपने ससुराल वालों को दे देती है। नीरज के पिता का नाम है रघुनाथ ठाकुर। इधर रघुनाथ को जैसे ही मालूम चलता है इस बात की जानकारी नीरज के मामा रामाशंकर चौधरी को देते हैं। रामाशंकर चौधरी जो इसी मुंबई के सांता क्रूज में अपने परिवार के साथ रहते हैं और एक छोटा सा व्यवसाय करते हैं। नीरज के मामा रामाशंकर को जैसे ही मालूम चलता है, नीरज के पिता रघुनाथ को अपने पास बुला लेते हैं और फिर नीरज के घर पे पहुंचते हैं, और फिर नीरज की पत्नी रूबी से पूछताछ करते हैं। रूबी कहती है कि सुबह सुबह 250 रुपया लेकर घर से निकले, लेकिन उसके बाद से उनका मोबाइल कभी ऑन ही नहीं हुआ। सुबह तक भी जब घर वापस नहीं आए, मैं थाने में जाकर उनके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दी हूँ, लेकिन पुलिस भी इस केस को सीरियस तरीके से नहीं ले रही है। रूबी जब इस तरह की बातें अपने ससुर से कहती है तो रामाशंकर रघुनाथ को लेकर के जितने भी आसपास के रिश्तेदार होते हैं सबके घरों पे जाते हैं। साथ ही साथ वैसे अस्पतालों में भी जाते हैं जहां पे एक्सीडेंट होने के बाद लोगों को एडमिट कराया जाता है, पर बावजूद इसके नीरज का कहीं पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते लगभग 2 सप्ताह का समय गुजर जाता है। 2 सप्ताह बाद 25 मार्च को रूबी अपने मम्मी ससुर रामाशंकर से कहती है कि दरअसल जब मैं टॉयलेट में गई थी, उस टॉयलेट के टंकी से न जाने क्यों मुझे नीरज की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि नीरज मुझसे कह रहा था कि मैं इसी टंकी में हूँ, मुझे कैसे भी करके बचा लो। हालांकि उसके बाद से मैं दोबारा भी वहाँ पे गई, लेकिन उस वक्त नीरज की मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी। रूबी जब इस तरह की बातें अपने मम्मी ससुर रामाशंकर से कहती है, इधर रामाशंकर भी जो कि अंधविश्वास में काफ़ी भरोसा रखता था, रामाशंकर को लगता है कि शायद नीरज की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है। इसीलिए 27 मार्च को रामाशंकर भी उसी शौचालय पर जाता है और जाकर के उस टंकी को बड़े गौर से निहारता है, लेकिन वहाँ पे रामाशंकर को काफ़ी बदबू भी महसूस होती है। अभी रामाशंकर वहाँ पे खड़ा ही था, तभी उस शौचालय के सफाई कर्मी वहाँ पे प्रशांत पहुँच जाता है और आसपास में फिनाइल डालने लगता है। प्रशांत जब वहाँ पे फिनाइल डालता है, रामाशंकर उससे पूछताछ करता है कि तुम यहाँ पे फिनाइल क्यों डाल रहे हो। प्रशांत जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पे काफ़ी बदबू आ रही है, इस बदबू से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, इसीलिए फिनाइल डाल रहा हूँ। रामाशंकर उससे कहता है कि ये बदबू इसी टंकी से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद टंकी में कुछ है, क्या तुम उसका ढक्कन हटा सकते हो। प्रशांत इसके लिए तैयार नहीं होता है, इसीलिए रामाशंकर खुद ही ढक्कन हटा देता है। लेकिन रामाशंकर जैसे ही ढक्कन हटाता है, अंदर से इतनी काफ़ी बदबू आती है जो रामाशंकर खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। करीब 5 मिनट के बाद रामाशंकर जब उस टंकी में झांकने की कोशिश करता है तो अंदर उसे एक सफ़ेद चादर में कुछ लिपटा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद उसमें कोई डेड बॉडी है। रामाशंकर जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, इस बात की जानकारी पंतनगर थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पे फायर ब्रिगेड कर्मचारी को बुलाकर उस कपड़े को बाहर निकलवाती है, जिसमें वाकई में एक डेड बॉडी था जो पूरी तरीके से सड़ गल चुका था। लेकिन बावजूद इसके
उस डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाता है। दरअसल वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि नीरज का ही था। इधर नीरज की पत्नी रूबी जैसे ही अपने पति को इस हालत में देखती है, चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस सबसे पहले नीरज की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर इस बारे में नीरज की पत्नी रूबी से पूछताछ करती है। रूबी कहती है कि साहब सुबह मेरे पति 250 रुपये लेकर घर से निकले थे, उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आए। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। पुलिस रूबी के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है, न जाने क्यों पुलिस को रूबी के ऊपर ही शक चला जाता है। लेकिन मात्र शक के आधार पर पुलिस रूबी को अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी। इसीलिए पुलिस अब रूबी के बारे में उसके आसपास के लोगों से जाकर के पूछताछ करती है। आसपास के लोग पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब हमें ये तो नहीं मालूम कि नीरज की हत्या किसने किया है, पर इतना हमें मालूम है कि नीरज और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़े तकरार होते रहता था। आस पड़ोस के लोग जब पुलिस को इस तरह के जवाब देते हैं, पुलिस को रूबी के ऊपर और गहरा शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर पुलिस अब रूबी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब उसके कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे रूबी पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी संतोष झा के नाम पर रजिस्टर्ड है। संतोष झा जो बिहार प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का कॉल डिटेल्स मिल जाता है, इसी डिटेल्स के आधार पर 27 मार्च को ही पुलिस रूबी को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर रूबी से सवाल करती है, ये संतोष झा कौन है। पुलिस जैसे ही संतोष का नाम रूबी के सामने रखती है, ये सुन करके रूबी भी एकदम से डर जाती है और पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद रूबी अपने पति की हत्या के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती है। इसीलिए पुलिस अब रूबी के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रूबी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रूबी जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि भला कोई महिला इस हद तक कदम उठा सकती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले। नीरज के पिता का नाम है रघुनाथ ठाकुर, जो बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। पेशे से एक किसान है। रघुनाथ के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। सबसे छोटा बेटा है नीरज। रघुनाथ अपने तीनों बच्चों की शादी कर चुके हैं। नीरज के भी खुद 3 बच्चे हैं। रघुनाथ अपने दोनों बच्चों के साथ खेती किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ने लगता है, इधर नीरज अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाता है। इसीलिए नीरज अब अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक दिन अपने पिता से कहता है कि मैं बाहर जाकर के नौकरी करना चाहता हूँ। नीरज जब बाहर जाने की बात कहता है, उसके पिता भी उसे इजाज़त दे देते हैं और करीब 5 साल पहले नीरज इसी मुंबई शहर के सांता क्रूज में अपने मामा रामाशंकर चौधरी के पास आ जाता है और फिर अपने मामा के ही बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। लगभग 2 साल तक नीरज अपने मामा के साथ ही काम करता है, पर जैसे ही 2 साल का समय गुजर जाता है, एक दिन नीरज की मुलाकात नरेन भाई सोलंकी से होती है। नरेन भाई सोलंकी जो इसी सुलभ शौचालय के मैनेजर हैं। नीरज जब अपनी नौकरी के लिए नरेन भाई सोलंकी से कहता है, नरेन भाई सोलंकी भी नीरज को इसी सुलभ शौचालय में कर्मचारी की नौकरी दे देते हैं। साथ ही साथ टेरिस पे जो कमरा बना होता है उसमें से एक कमरा भी दे देते हैं। इधर नीरज को जैसे ही नौकरी और कमरा मिल जाता है, उसके बाद से नीरज घर पे जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को भी लेकर के आता है और फिर इसी कमरे में अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। जब 1 साल का समय गुजरता है, एक दिन नीरज अपने ही गांव का बचपन का दोस्त संतोष झा को बुला लेता है। संतोष झा भी जो ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन नीरज से उम्र में छोटा है। संतोष को भी जब सुलभ शौचालय में नौकरी मिल जाती है, नीरज के ही बगल में उसे अपना एक कमरा मिल जाता है। चूँकि संतोष नीरज से उम्र में छोटा था, इसीलिए उसकी पत्नी को रिश्ते में भाभी कह करके बुलाता था। चूँकि संतोष और रूबी के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इस वजह से दोनों अक्सर एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते संतोष और रूबी कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, किसी को नहीं मालूम चलता है।
और आखिरकार एक दिन रूबी के घर के अंदर ही संतोष और रूबी के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी नीरज को कभी नहीं मालूम चलता है। इधर रूबी और संतोष अपने प्यार में इस कदर से आगे बढ़ चुके थे कि एक दिन रूबी के घर के अंदर ही जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे उसी वक्त ही नीरज पहुंच जाता है और फिर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। नीरज जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है वहाँ से संतोष तो भाग जाता है, लेकिन नीरज अपनी पत्नी रूबी की पूरी तरीके से पिटाई करता है। उसके बाद से अब नीरज आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी से झगड़े तकरार ही नहीं करता है बल्कि बुरी तरीके से पिटाई भी करने लगता है। इस पिटाई से भी रूबी अपने पति से इस प्रकार से तंग आ जाती है कि अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। खास करके रूबी को सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है जब आसपास में उसे अपनी काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। इसीलिए तंग आकर के एक दिन रूबी अपने पति को इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है और फिर अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए इस बारे में अपने प्रेमी संतोष से बातचीत करती है। संतोष भी रूबी के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिल करके नीरज को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देते हैं, लेकिन दोनों को समझ में नहीं आता है कि नीरज की डेड बॉडी को ठिकाने कहाँ पे लगाएं। तभी इधर रूबी के दिमाग में एक आइडिया आता है। रूबी संतोष से कहती है कि क्यों ना नीरज की डेड बॉडी को सुलभ शौचालय के टंकी में ही डाल दिया जाए। हालांकि ये आइडिया बेहतर तो होता है, लेकिन फिर भी संतोष उसे कहता है कि अगर वहाँ के सफाई कर्मचारी प्रशांत पहुँच गया, अगर उसने देख लिया, हम पकड़े जाएंगे। बेहतर होगा अपने इस षड्यंत्र में प्रशांत को भी शामिल कर लेते हैं। इसीलिए दोनों एक दिन मिल करके प्रशांत को अपने कमरे पर बुलाते हैं और अपने पूरे प्लान के बारे में बताते हैं, लेकिन प्रशांत इसके लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए रूबी अब प्रशांत को लालच देते हुए कहती है कि अगर तुमने हमारा साथ दिया, बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये ही नहीं दूंगी बल्कि नीरज की जगह तुम्हारी नौकरी भी दिलवा दूंगी। 50,000 रुपये और नौकरी की जब लालच देती है, प्रशांत भी लालच में आ जाता है और दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर तीनों जब अपना पूरा षड्यंत्र बना लेते हैं। इधर 12 मार्च को सुबह सुबह नीरज जब अपने घर से निकलता है, शाम के वक्त जब घर पे आता है काफ़ी नशे के हालत में पहुंचता है। इतना काफ़ी नशे में होता है कि वो खाना भी नहीं खाता है और गहरी नींद में सो जाता है। इधर नीरज जैसे ही रात्रि के वक्त गहरी नींद में सो जाता है, रूबी अपने बच्चों को भी सुला लेती है और फिर अपने ही कमरे के अंदर प्रशांत और संतोष को भी बुला लेती है। इधर प्रशांत और संतोष जब रूबी के घर के अंदर एंट्री करते हैं, प्रशांत नीरज का दोनों पैर पकड़ लेता है और संतोष नीरज के सीने पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद से रूबी अपने किचन में जाती है, वहाँ से एक तेज़धार हथियार को लेकर आती है और उस हथियार को नीरज के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से नीरज की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ये तीनों मिल करके नीरज की डेड बॉडी को एक सफ़ेद चादर में लपेट करके उसी रात को नीचे उतरते हैं और उसे ले जा करके सुलभ शौचालय के टंकी में डाल देते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। इधर जैसे ही सुबह हो जाती है, रूबी अपना नौटंकी दिखाते हुए थाने में जाती है और अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा देती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी अपने ससुराल वालों को दे देती है। लेकिन यहाँ पे पुलिस एक गलती कर देती है। काश कि अगर पुलिस उसी वक्त ही इस केस को सीरियस तरीके से ली होती तो शायद इस केस का 15 दिन पहले ही खुलासा हो चुका होता। वाकई में रूबी जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस रूबी के तहरीर पर उसके प्रेमी संतोष और कर्मचारी प्रशांत इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।